हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर 2023 को, और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं वन शॉट वीडियो। क्लियर? चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे रिजल्ट भी आपका उतना ही अच्छा आएगा। और 2023 के अंदर केमिस्ट्री में हमने प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 4 को लेकर आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 बोल रहा है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, पहले आपको दे रखा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन का प्रतिरोध। क्या दे रखा है? विलयन का प्रतिरोध कितना दे रखा है? तो आप बताओगे भाई 100 ओम। फिर इसी की क्या दे रखी है? चालकता। क्या दे रखी है? चालकता। चालकता कितनी है? 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे भाई? निकाल लेंगे सेल नेतांक। क्या निकाल लेंगे? सेल नेतांक। अब सेल नेतांक को कैसे निकालेंगे? तो कप्पा बराबर होता है 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो यहाँ पर रो बराबर होता है RA/L। L को कहाँ भेज दो? ऊपर, क्योंकि रो बराबर होता है RA/L। क्लियर? जहाँ L/A क्या है बेटा? यहाँ पर सेल नेतांक है। L/A क्या हो जाएगा? सेल नेतांक हो जाएगा। तो लगाएंगे कप्पा बराबर L/A। बेटा ये तो पूरा हो गया सेल नेतांक। सेल नेतांक और बट्टे में कौन है? जब ये बेटा सेल नेतांक हो जाएगा बट्टे में कौन होगा? R। क्लियर? अब निकाल सकते बहुत आसानी से। तो सेल नेतांक बराबर हो जाएगा चालकता इनटू में प्रतिरोध। तो सेल नेतांक हो जाएगा चालकता इनटू में प्रतिरोध। क्लियर? लगाएंगे चालकता का वैल्यू कितना है? तो चालकता है 1.29 इनटू में प्रतिरोध कितना है? तो आप बताओगे 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा? 2 अंक बाद 10 लगा देंगे मीटर इनवर्स। क्लियर? ये निकाल लिया हमने सेल नेतांक। क्या निकाल लिया? सेल नेतांक। अब क्या करना है? लेकिन हमें बताना है 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl जो विलयन है, इस विलयन का प्रतिरोध दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे 500 ओम। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? इसकी चालकता निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? चालकता। बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता है सेल नेतांक की, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बट्टे हमें आवश्यकता है प्रतिरोध की और मान दे रखा है। तो चालकता बराबर सेल नेतांक बट्टे प्रतिरोध। तो भाई आप क्या बताओगे कि सेल नेतांक तो है 129 बट्टे प्रतिरोध कितना है? 500। भाग कर देंगे, 500 का भाग करेंगे तो 0.2 और 5 25 और 5 8 40, 0.258 कितना निकलेगा? सीमेंस मीटर इनवर्स। क्लियर? ये हमने क्या निकाली बेटा? इसकी चालकता। क्या निकाल ली? चालकता। तो एक स्टेप निकाल ली हमने चालकता, पर हमें चाहिए मोलर चालकता। क्या चाहिए? मोलर चालकता। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की मोलर चालकता। तो कप्पा और बट्टे में कौन हो जाएगा? C किसकी है बेटा? यहाँ सांद्रता। C क्या है? सांद्रता। अब सांद्रता हमारी किस में दे रखी है? मोल प्रति लीटर में, और यहाँ मात्रक किसके है? मीटर में। तो लगाएंगे बेटा यहाँ पर सांद्रता C बराबर दे रखा है 0.2
0.02 मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। क्लियर। यहाँ पर भी मीटर इनवर्स है, यहाँ पर भी ये सब मीटर में है, तो इसे लीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं, तो 0.001 मीटर क्यूब। क्लियर। तो लीटर को किस में बदलना है, मीटर के अंदर बदलना है। तो यहाँ पर अब लगाएंगे मोलर चालकता लैम्डा m बराबर कप्पा का वैल्यू है 0.258 बट्टे सांद्रता C का वैल्यू है 0.02 मोल, और बट्टे में कौन है, लीटर, और लीटर को किस में बदलेंगे, मीटर क्यूब में। तो भाग करेंगे 0.001 का, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। क्लियर। और इसका मात्रक है सीमेंस मीटर इनवर्स। क्लियर। अब देखो बेटा, यहाँ से ऊपर क्या दशमलव है, ऊपर देखो, या फिर इसको क्या कर दे रहे, ऊपर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 0.258 इंटू 0.001 बट्टे 0.02। ऊपर क्या अंक दशमलव है, 1 2 3, नीचे क्या अंक दशमलव है, 2, 3 अंक दशमलव कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 20 का भाग कर देंगे, तो 20 से कम 20, बचेगा 5, 50 हो गए, 20 दूनी 40, बचेंगे 8, भाग जाएगा नहीं, 10 लगाएंगे, और 20 चौक 80 इंटू में 0.001। अब करना क्या है, यहाँ से 1 2 3 अंक दशमलव उधर खिसका दीजिए, तो 12.4 इंटू में 1 2 3 अंक जब सीधे हाथ को दशमलव खिसकाएंगे घात माइनस की बढ़ जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ से और 1 अंक दशमलव इधर खिसका दीजिए, तो 1.24 इंटू में जब दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसकाएंगे घात प्लस की बढ़ जाएंगी, तो प्लस माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया, बचेंगे माइनस के 2, मात्रक हो जाएगा सीमेंस मीटर, ऊपर क्यू है, 1 प्लस हट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, और मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। ये हमारा बेटा आंसर है, नोट करिए, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 4 का ख प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्राफिक विधि से संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करने हेतु आवश्यक व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो, सबसे पहले बेटा क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। पहले आपको पता होना चाहिए आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, के बराबर होता है ए ई की पावर माइनस के ए अपॉन आर टी। के यहाँ पर क्या है, तो आप बताओगे वेग स्थिरांक, क्या है वेग स्थिरांक, और यहाँ पर ये क्या है, तो आप बोलोगे संकीर्ण ऊर्जा। उसके बाद टी क्या है, तो आप बोलोगे तापमान। के क्या, और यहाँ पर आर क्या है, तो आपका गैस नेतांक, आर क्या हो जाएगा, गैस नेतांक, ए चरघातांक। सबसे पहले क्या करना है, दोनों पक्षों में log e से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, log e का गुणा करेंगे log e के बराबर log e कौन है, a e की पावर माइनस के ए अपॉन आर टी। अब क्या होगा, यहां पर देखो ये m है और ये क्या n, तो log m इंटू में n, तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, log m इंटू में n, तो क्या होता है log m प्लस log n। लगाएंगे log e के बराबर log e, m की जगह a प्लस log e, n की जगह कौन है e, और e की पावर क्या है e अपॉन आर टी। अब देखो, जब घात होती है बेटा log m की पावर यदि n है तो n को कहां ले लिया जाता, आगे, तो n log m, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा log e के बराबर log e a प्लस ये m है e m और m की पावर n का मतलब माइनस के e अपॉन आर टी, n है आगे ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के e अपॉन आर टी, तो कोष्टक, उसके बाद बचेगा कौन, log e आधा a।
n आगे आ गया तो log e और यहाँ पर इसका बेस क्या हो जाएगा e, ठीक है। और log e आधार e का वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो log e के बराबर log e a प्लस माइनस माइनस के e a अपॉन आर टी। अब e को हमें 10 के रूप में लाना है, तो e को जब 10 के रूप में लाओगे तो आप एक संख्या से गुणा करोगे 2.303 से, बराबर log e बराबर भाई इस e को बेटा 10 के रूप में लाना है तो आप एक संख्या से गुणा करोगे 2.303 से, उसके बाद माइनस के ई ए अपॉन आर टी। अब करना क्या है, तो अब बेटा 2.303 से पूरे समीकरण में भाग देने पर पूरे समीकरण में, तो 2.303 log 10 के भाग करेंगे किसका 2.303 का, बराबर 2.303 log 10 a भाग करेंगे 2.303 का, माइनस ई ए बट्टे भाग किसका कर रहे हैं 2.303 r, और कौन है t को क्या कर लिया हमने बाहर निकाल लिया। तो 2.303 से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा log 10 के बराबर log 10a माइनस के ई ए बट्टे 2.303 r और 1 बट्टे टी, 1 बट्टे क्या बचेगा टी बचेगा। क्लियर। अब इसकी तुलना कर देंगे बेटा किससे, y बराबर mx प्लस c से। तो पहले इसको आगे लिख दे रहे हैं, log 10 के बराबर माइनस के ई ए बट्टे 2.303 r और इसे क्या लिख दिया हमने 1 बट्टे टी प्लस log 10a। तुलना कर देंगे y बराबर mx प्लस c, y ये हो जाएगा m, ये रहा ढाल हो जाएगी x का मान 1 बट्टे टी प्लस और c क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, पहले बेटा यहां तक नोट कर लीजिए, नोट करो इसको, तब ग्राफ बना रहे, नोट करिए। देखो बेटा इधर यहां पर ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, ये इसकी क्या हो जाएगी ढाल, ढाल को लिखेंगे m से, ये इसका क्या हो जाता है y और y बराबर m और ये क्या होगा x, ठीक है। यहाँ पर ढाल m का मान लगाएंगे, यहाँ x और यहाँ पर y। तो देखो यहाँ पर y का मान, y की जगह कौन है log k है, तो यहाँ लिख देंगे log k, ढाल m बराबर कौन है, तो m बराबर हो जाएगा माइनस के ई ए अपॉन 2.303 r और x की जगह कौन है t, तो x बराबर हो जाएगा 1/t। तो ये किसका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। नोट करिए, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर आपका ग है, चौथे का ग, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, पेप्टाइड बंध और मोनोसैकेराइड, इन पर क्या करनी है हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखो सबसे पहले समझेंगे किसको, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में। क्या है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं वह हाइड्रोजन आबंध द्वारा आबंधित होकर प्रोटीन अणु को विशिष्ट आकार देती हैं, और यह कई प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा शीट या बीटा लहरिया परत संरचना। क्लियर। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड में लिखना है, क्या लिखना है कि जब समान या असमान, समान होने चाहिए असमान, एमिनो अम्लों के 2 अणु आपस में संघनित होते हैं तो एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे अणु का एमिनो समूह क्रिया करता है और एक एमाइड बंध स्थापित कर देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं पेप्टाइड आबंध। जैसे एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, ये एमिनो समूह है, इसके एक बॉन्ड से H जोड़ दिया, एक बॉन्ड से R। ऐसे हम बेटा बहुत सारे समूह ले सकते हैं, NH2 C ऊपर H या R COOH, ऐसे हम बहुत सारे अण ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एमिनो अम्ल का क्या लेना है CO समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह, यहाँ से NH2 को लिख सकते हैं H इंटू में H, तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, जल का एक अणु क्या कर देंगे बाहर,
H2O क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इसी प्रकार आप इधर से NH2 को लिख सकते हैं, NH इंटू में H, यहाँ से H, और इधर से क्या ले सकते हैं, OH। श्रृंखला बहुत, चाहे इधर बढ़ा दीजिए, इधर भी हो सकती है। तो होगा क्या कि NH, ये श्रृंखला आगे जा सकती है। उसके बाद C, ऊपर जुड़ा हुआ H, यहाँ R, फिर CO। भाई N से H बाहर हो रही है तो N का बॉन्ड बनेगा C के साथ, C, और यहाँ पर जुड़ा हुआ N, N से H, उसके बाद C, ऊपर H, नीचे कार्बन से R, और यहाँ पर CO, और ये श्रृंखला आगे जा सकती है। तो बॉन्ड जो भर रहा है CO और NH के बीच में, इसी बॉन्ड को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बंध। क्लियर, इसे क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बता रहे, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद आगे बेटा है मोनोसैकेराइड के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, मोनोसैकेराइड के बारे में। क्या है मोनोसैकेराइड, देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता, किंतु जल में विलय और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, क्या कहलाएंगे, मोनोसैकेराइड। इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, सरल शर्करा भी कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। क्लियर, लिखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, किंतु जल में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं, क्या कहलाएंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, सैकेराइड कहलाते हैं, कहलाते हैं। इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं, शर्करा भी कहा जाता है। उदाहरण में हो जाएगा ग्लूकोज, फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज के बाद फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। उसके बाद गैलेक्टोज, इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6। तो इनका जल अपघटन नहीं होता है, किंतु ये जल में कैसे होते हैं, विलय और स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होते हैं। क्लियर, नोट करें बेटा, इसको नोट करिए। के बाद बेटा प्रश्न नंबर 4 का घ। 4 का घ प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का कारण बताइए। पहला, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है क्योंकि एनिलीन की जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वह निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, और निर्जल AlCl3 एक लुईस अम्ल है, और एनिलीन क्या, एक लुईस क्षार है। और लुईस क्षार है तो यह क्या करेगा, यह एनिलीन AlCl3 के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, समकुल बना देता है। इसलिए एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। दूसरा है आपका यहाँ पर एथिलेमीन जल में विलय है, जबकि एनिलीन नहीं, क्योंकि एथिलेमीन जल के अणुओं के साथ अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जिसके कारण जल में विलय है, और एनिलीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, इसलिए एनिलीन जल में कैसी है, अविलय है। क्लियर, नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। बेटा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न बोल रहा है कि परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दे रखा है सवाल। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का जो आपका परासरण एवं परासरण दाब, और बेटा इसको हम करा चुके हैं 2024 के सेटों के अंदर। तो आप
2024 के सब सेट लगाएंगे तो उसके अंदर ये पूरे के पूरे बेटा आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स हम जरूर करा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है? एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जेली विलयन, मतलब उसका आयतन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब पर जेली विलयन। जो आयतन होता है, आयतन लीटर में होता है, पर यहाँ ये सेंटीमीटर में है। इसे लीटर में चेंज करने के लिए भाग कर देंगे इसमें कितना? 1000 का। तो 1 2 से 2 जीरो कैंसिल, 10 का भाग करेंगे तो 0.2 और ये किस में बदल जाएगा? लीटर के अंदर। क्लियर? ये सेंटीमीटर क्यूब में था, लीटर में लाने के लिए 1000 से क्या कर दिया? भाग। उसके बाद इस जेली विलयन में कौन उपस्थित है? तो आप बोल रहे प्रोटीन। और कितना अणु है? तो प्रोटीन का जो भार है वह है 1.26 ग्राम, यानी ये विलय हो जाएगा, विलय का भार। और इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है Ma बराबर 61.022 मोल इनवर्स। यह इसका ग्राम मोल इनवर्स। यह इसका क्या दे रखा है? मोलर द्रव्यमान। और तापमान दे रखा है इसका बेटा कितना? 300 केल्विन। क्लियर? अब करना क्या? हमसे पूछा गया है किसकी गणना करनी है? इस विलयन के पराशर दाब क्या होगा? पराशर दाब पूछा है। तो पराशर दाब का फॉर्मूला P बराबर स्मॉल w बट्टे Ma इंटू में B ऊपर R इंटू में T। क्लियर? अब लगाएंगे वैल्यू, मान लगाएंगे सबका। P निकालना है स्मॉल w, तो आप बोलेंगे 1.26 बट्टे Ma, तो Ma का वैल्यू है 61.022 इंटू में R गैस नेतांक है 0.0821, तापमान दे रखा है आप बोलोगे 300 केल्विन, और बट्टे में इसका आयतन कितना है? तो आयतन बताओगे 0.2। आयतन कितना है इसका? 0.2। क्लियर? अब देखो ऊपर का अंक दशमलव है, तो आप बताओगे ऊपर 1 2 3 4, नीचे 1 ये रहा और 3 ये रहा, दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। क्लियर? उसके बाद 2 से कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा? तो ये 2 से 150 बार कट जाएगा। अब करना क्या है? 126 का 821 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 126 का 821 में मल्टीप्लाई, देखो 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1, अब 2 का 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। अब 8 का करेंगे, 8 6 48, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। अब हो जाएगा 6, 2 और 2 4, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3, यानी इतना होगा। इसमें मल्टीप्लाई बेटा कर दे रहे 15 का। कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे? 15 का। तो 15 छिक्के 90, 15 चौकू 60, 60 और 9 69, 15 चौकू 60, 60 और 6 66, 15 तिया 45, 45 और 5 45 और 6 51, 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51, और 15 एकम 15। क्लियर? तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 15 51 690, 1 जीरो ये रहा, जीरो बढ़ा देंगे, कितने अंक दशमलव रह गया है? तो आप बोलोगे 2 अंक, तो 2 अंक दशमलव लगा देंगे, बट्टे 61,022, बट्टे 61,022। तो अब करना क्या है? अब हम इसका कर देंगे भाग। क्लियर? तो इसका अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखो 61,022 का भाग करेंगे 15 51 69 के अंदर। देखो 15 51 69, तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 और 2 6 12, बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर बचेगा 2 1 3 3। अब करना क्या है? भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 6 पंजे 30, अर्थात पराशर दाब कितना निकलेगा? 2.5 वायुमंडल। कितना निकलेगा? 2.5 वायुमंडल। क्लियर? नोट करिए इसको बेटा, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5वें का ख। 5वें का ख का पहला पार्ट बोलना है
रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? क्या है रासायनिक अभिक्रिया का वेग? तो सुनिए, इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बताया? इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? दर भी कहते हैं। क्लियर? परिभाषा लिखेंगे इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में वे परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। क्लियर? फॉर्मूला हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर? इसके बाद सेकेंड पार्ट, राल्ट का नियम 2023-2024 के सेटोमीटर बहुत बार कराया हुआ है। ये राल्ट का नियम क्या है? जब किसी बाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ये प्रश्न बेटा करा दिया है। इसी का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या है? इसका ग प्रश्न 5वें का ग है, और ग प्रश्न बोल रहा है पहला पार्ट संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, और दूसरा पार्ट बोल रहा है संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये भी 2024 के सेटों में करा दिया गया है। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि इनके डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। इसका कारण भी यही है क्योंकि डी कक्षक इनके कैसे होते हैं? अपूर्ण, और डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय गुण और रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बेटा हम 2024 के सेटों में करा चुके हैं। ठीक है? उसके बाद अब बात करेंगे किसके? प्रश्न नंबर 5वें के घ की। 5वें का घ प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला आपको क्रोमियम, उसके बाद Cl2En का होल ट्वाइस, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर है Cl। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? पहले संकुल यौगिक के अंदर जो भी लिगेंड है, इन लिगेंडों का नाम 2Cl। देखो पहले C आएगा, और ये C से स्टार्ट है, एथिलीन डाइएमीन E से स्टार्ट है, तो पहले C आएगा, तो इसका नाम होगा डाई क्लोरो। अब देखो एथिलीन डाइएमीन में पहले से ही डाई आया हुआ है, तो इसलिए अब हम इसके लिए 2 अणु के लिए डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, इसके लिए विशेष संख्या का प्रयोग करते हैं। 2 के लिए लगाते हैं विष, उसके बाद एथिलीन डाइएमीन। क्लियर? उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद कौन हो जाएगा? क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो प्लस के 3। कैसे निकालेंगे? 1 Cl पे 1 माइनस पर 2 Cl है, तो 2 माइनस। En की ऑक्सीकरण संख्या 0, और Cl पे 1 माइनस, तो 2 माइनस और 1 माइनस 3 माइनस, और दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस के। पहला। दूसरा है बेटा इसके अंदर CS, सीजियम, Cl4।
यहाँ पर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे सीजियम। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम वाले परिवार का। उसके बाद यहाँ पर कोष्टक के अंदर है 4 Cl है तो टेट्रा क्लोरो। उसके बाद Fe फेरेट, क्यों, क्योंकि संकुल हमारा ऋणात्मक है। ऑक्सीजन संख्या 1 Cl पे 1 माइनस तो 4 Cl पे 4 माइनस, पर यहाँ CS पे कितना प्लस होता है, 1 प्लस, और यहाँ पर कितना माइनस है, 1 माइनस, पर 4 माइनस ये है, 4 माइनस में से 1 प्लस का गया 3 माइनस, दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा क्या है, K3CO C2O4 का यहाँ पर होल थ्राइस है। अब देखो करना क्या है, के को बोलते हैं पोटेशियम। कोष्टक के अंदर आएंगे ट्राई 3 C2O4 है तो इसे बोलते हैं ऑक्जेलेटो। उसके बाद कोबाल्ट, पर कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्टेट, क्योंकि ऋणात्मक संकुल है। ऑक्सीजन संख्या 1 K पे 1 प्लस और 1 C2O4 पे 2 माइनस, पर 3 दूनी 6 माइनस है और प्लस का 3, 6 माइनस में से प्लस के 3 गए तो आप बताओगे माइनस के 3 बचेंगे, और जो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। चौथा वाला है यहाँ पर COCl3NH3 का होल थ्राइस। देखो CO, अब देखो यहाँ पर पहले एमीन आएगा तो ट्राई एमीन, क्योंकि एमीन ए से स्टार्ट है। उसके बाद ट्राई क्लोरो, कोबाल्ट। ऑक्सीजन संख्या बतानी है, NH3 की ऑक्सीजन संख्या बेटा कितनी होती है, 0, क्योंकि उदासीन लिगेंड है। 1 Cl पे 1 माइनस पर 3 Cl है तो 3 माइनस तो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। क्लियर, नोट करिए बेटा, यहाँ नोट करिए, इसको नोट करेंगे। के बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न क्या बोल रहा है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्व के हैं। देखो सबसे आपसे पूछा गया आंतरिक संक्रमण तत्व, किसको पूछा गया है, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या है आंतरिक संक्रमण तत्व, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करेगा, F उपकोष में प्रवेश करता है। क्या बोलते हैं उसे, इसे बोलते हैं F ब्लॉक के तत्व, और इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसे 2 प्रकार से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व। लैंथेनॉइड के अंतर्गत 58 से 71 तक परमाणु क्रमांक जिनका कितना होगा, 58 से 71 वे तत्व आते हैं, और एक्टिनॉइड तत्व, एक्टिनॉइड श्रेणी के अंतर्गत 90 से 103 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं वो आते हैं। तो लिखेंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोष में प्रवेश करता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हीं तत्वों को या इन्हें अंतः या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों को
दो श्रेणियों में इन तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक, लैंथेनॉइड तत्व कौन कौन से होंगे? जो लैंथेनम से और ल्यूटीशियम तक जाएंगे, और ये इनका परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक? 78 से 58 से और 71 तक के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? लैंथेनॉइड तत्व। और एक्टिनॉइड तत्व कहां से कहां तक आएंगे? तो आप बताओगे 90 से 103 तक के एलिमेंट। 90 से 103 तक के एलिमेंट किस के अंतर्गत आएंगे? एक्टिनॉइड के अंतर्गत आएंगे। अब बात करेंगे कि इनमें से बताना है कौन से आंतरिक संक्रमण तत्व है। देखो 29 और 59 और 74, 95, 102, 104। अब देखो 58 से 71 तक आंतरिक संक्रमण तत्व हो गए भाई। 29 नहीं आएगा, यहाँ पर 59 है। 58 के बाद 59 आता है, तो एक तो 59 हो गया, कॉमा 74 आएगा क्या भाई? 58 से 71 तक है और 90 से 103 तक, मतलब 74 नहीं आएगा। क्या 95 आएगा? बिल्कुल आएगा। 90 और 103 के बीच में 95 आ जाएगा। उसके बाद 102, 90 और 103 के बीच में 102 आ जाएगा। 104 भाई 103 से ऊपर है, मतलब ये नहीं आएगा। तो ये हमारे कौन से वाले हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तत्व, इनका ये रहा परमाणु क्रमांक। नोट करेंगे इस प्रश्न को, नोट करिए, इसके बाद आगे हल करा रहे, नोट करो इसको। इसके बाद भाई आपको दे रखा है 6 का अथवा, और आपसे पूछा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। केवल क्या करना है? रासायनिक समीकरण देना है। पहला फर्स्ट आपसे पूछा गया है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा। देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। इसको गर्म कर रहे हैं आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ। कैसा? ये है हमारा सांद्र, गर्म कर देंगे। अब कहानी होगी क्या? कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि इसमें आयोडोफॉर्म बन जाएगा। कैसे बनेगा अब वो समझते हैं। आप यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देंगे, तोड़ने पर कार्बन और कार्बन के बीच से जब बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड मुक्त हो गया। पर इस कार्बन से आप बोलोगे 3 H अभी और जुड़ी हुई है, तो 2 बॉन्ड और इसके तोड़ दो। तो इस कार्बन में टोटल हमने कितने बॉन्ड तोड़े? 3, 1 2 3। अब 3 बॉन्ड तोड़े हुए हैं, तो यहाँ से C के पास केवल एक H रह गई, तो इसके साथ हम किसको भेजेंगे? I3 को। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड से केवल एक ही I जुड़ेगी जाके, क्योंकि एक I को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक ही माइनस होता है इस पे। ठीक है, हमने इसके कितने अड़ ले लिए? 4। तो 4 दूनी 8 अड़ हो गए। पर यहाँ पर केवल निकाले कितने बाहर हमने? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 3 अड़ निकाले, तो बचे कितने अड़? 5। बचे कितने अड़? 5। तो एक Na केवल एक I को लेकर बाहर होगा, तो ऐसे Na हम कितने ले रहे हैं? 5। 1 2 3 4 और 1 5। 5 Na बची, जो 5 I है उसको लेकर बाहर 5 Na I बाहर हो जाएगा। पर बेटा जब Na को बढ़ाया तो कौन बढ़ेगा? तो आप बताओगे कि OH बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे OH दिखाई देंगे तो जल के अणु बाहर होंगे। तो देखो 2 H ये दिखाई दे रहे थे एक O के साथ, यहाँ से एक H OH, यहाँ से एक H OH, पर ये तो पूरा OH बच गया। तो ऐसा ही एक अणु और ले रहे, तो यहाँ से H और OH। अब कितने अणु बाहर हो गए भाई H2O के? देखो एक, दूसरा अणु, तीसरा और चौथा। 2H एक O को लेकर बाहर। देखो 2H एक O, दूसरी H OH, तीसरी H OH, चौथी H OH। पर ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन तो हमारे पास कितने हैं? तो आप बताओगे ऑक्सीजन हमारे पास तो कितने हैं? 6 हैं। तो एक H यहाँ से ले लेंगे और एक H यहाँ से ले लेंगे। 2H यहाँ से
अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे, तो आप बताओगे 5 H2O। क्लियर, 5 Na बाहर हो गई, 6 में से 5 Na बाहर होगी तो आप बताओगे 1 Na बचा। आप बोलोगे 5 O भी तो बाहर हो रहे हैं, तो आप बताओगे 6 में से 1 O बचा। उसके बाद आप बोलोगे कि I, तो I भाई पूरी की 4 दूनी 8 आई है, तो 3 I CH के साथ, तो 5 I Na के साथ बाहर हो गई। मतलब इस सब की कहानी में यहाँ पर इन दोनों के बीच की कहानी में एक और एक Na बचा। पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, Na के साथ। क्लियर, तो यहाँ कौन बचा, तो देखो यहाँ पर H, एक H बची, और कौन बचा, इससे जुड़ी हुई है, S से जुड़ा हुआ है कौन, H किससे जुड़ा हुआ है, C से। क्लियर, और एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, CO, और यहाँ पर कौन है, ये वाला ONA, और ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, SCON, क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ये बन जाएगा आइडोफॉर्म, क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म। क्लियर, पहली अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमें अनुपात लेना होगा अल्कोहल के अंदर 4:6 के अनुपात में अंदर क्रिया। सेकंड अभिक्रिया दूसरी क्या है, एथिल अल्कोहल को की सांद्र H2SO4 के अधिक के साथ 140 डिग्री C पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो C2H5OH को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री C पर गर्म करेंगे। जब आप तापमान 100 डिग्री C लेंगे तो 100 डिग्री C पर हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। 110 से 140 डिग्री C पर बनाएंगे तो बनेगा एल्कीन, और 140 से 160 डिग्री C पर अगर आप इससे उच्च पे गर्म करेंगे, यहाँ पर बेटा बनेगा ईथर। यहाँ कौन बनेगा, ईथर, और इससे उच्च ताप पर क्या बनेगा, जाके एल्कीन। कौन बनेगा, जाके एल्कीन। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके कितने ले रहे हैं हम बेटा, 2, क्योंकि ईथर बनेगा, एक H OH को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, तो C2H5O C2H5, और ये बन जाएगा डाईएथिल ईथर। ध्यान रखना इन तापों में, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, यहाँ कौन बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। इससे उच्च ताप पर ईथर, और उच्च ताप पर 160 डिग्री C पे या इससे ऊपर 160 से 180 डिग्री C पर बेटा किसको बना देंगे, 160 से 180 डिग्री C पर बना देंगे एल्कीन को। क्लियर, ये तापमान ध्यान रखना है। उसके बाद अगली अभिक्रिया थर्ड, ये हमारा कौन था, एथिल अल्कोहल। तीसरी अभिक्रिया बेटा क्या है, मेथिलेमीन। मेथिलेमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2 की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का मतलब है HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, मेथिलेमीन। क्लियर, अब होगा क्या, होगी कहानी ये कि यहाँ से एक N और एक N, 2 N दिखाई दे रहे हैं, तो N2 गैस बाहर हो जाएगी। उसके बाद 2H यहाँ से एक O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा, एक O यहाँ बचा, एक H बची, अर्थात OH जुड़ जाएगा CH3 के साथ, CH3OH। ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। चौथी अभिक्रिया बेटा क्या है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा रहे हम किसके साथ, एथिल अल्कोहल। किसके साथ करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल, C2H5OH। उत्प्रेरक ले लेंगे प्रिडीन। अब करना कैसे है, बॉन्ड को तोड़ देंगे O और H के बीच से, H पे प्लस O पे माइनस, बॉन्ड तोड़ेंगे C और O Cl के बीच में, C और Cl के बीच में, तो Cl पे माइनस और C पे चार्ज प्लस, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा, तो आप बताओगे Cl को। फिर तो बचेगा CH3CO
पे चार्ज प्लस है, प्लस के पास कौन जुड़ेगा माइनस, माइनस कौन है O C2H5 और ये बनेगा एस्टर अर्थात एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। पांचवी अभिक्रिया क्या है, एथिल अल्कोहल में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। देखो एथिल अल्कोहल C2H5 या इसे लिख लेंगे CH3CH2OH, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। इसके अंतर्गत कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन गैस, सूर्य का प्रकाश। तो एक H इस C से एक H इस O से किसको लेकर बाहर हो जाएंगी, दोनों Cl को लेकर बाहर, तो HCl बाहर। फिर क्या होगा, H से एक ऑक्सीजन O से एक H बाहर हो रही है, कार्बन से एक H बाहर हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। पहले से ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड था, अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनके और मुक्त हो रहे हैं, तो अब इनके बीच में क्या बॉन्ड आ जाएंगे, दो बॉन्ड, अर्थात CH3C सिंगल बॉन्ड में H और डबल बॉन्ड में कौन हो जाएगा O, और ये तो एल्डिहाइड बन गया अर्थात एसिटिल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटिल्डिहाइड। क्लियर, नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 का ख प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, केवल संरचना बनानी। पहला है 2 क्लोरो 3 मैथिल, पहला क्या है 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। अब कैसे बनाएंगे, कार्बन कितने भाई 5, पेंटेन का मतलब कार्बन 5 है, तो 1 2 3 4 5 आप जोड़ दीजिए। आप कार्बन को नंबर किधर से भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 5। दूसरे पे क्लोरो है, लो, तीसरे पे मैथिल है बेटा, जोड़ दिया। उसके बाद पेंटेन। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने, तो इस कार्बन में केवल एक बॉन्ड है, तो 2 3 और 1 4, तो इन पे बॉन्ड को जोड़ देंगे। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, 3 और 1 4, इस कार्बन में 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन के केवल एक है, 2 3 और 1 4। जितने आपने बॉन्ड खींचे इन पे किसको जोड़ देना है आपको, H को। किसको जोड़ देना है, H को। बन गई संरचना, अर्थात CH3 CH2 CH के ऊपर CH3 CH के ऊपर Cl और CH3। क्लियर। इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4। कितने कार्बन, 4 कार्बन। कौन कौन से पे, पहले पे Br और चौथे पर Br, 1 2 3 और 1 4, और दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन बैलेंस पूर्ण कर दो, तो 1 2 बॉन्ड है, 3 और 1 4। इसके इस कार्बन से 3 बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड की कमी है। इस कार्बन से 1 2 बॉन्ड है, 3 और 1 4। जितने बॉन्ड आपने खींचे उन पे किसको जोड़ देना है बेटा, आपको H को। क्लियर। तीसरी संरचना, तीसरी है 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। बेंजीन पे अब जोड़ना है, बेंजीन बना दिया। कहाँ पे, 1 क्लोरो है, उसके बाद दूसरे पर 1 2, दूसरे पर मैथिल है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इसका, यहाँ पर ये है कौन, ये बन गया 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 2 मैथिल बेंजीन। तीसरी संरचना, चौथी संरचना, चौथी है 1 क्लोरो, उसके बाद 1 क्लोरो 4 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, साइक्लो यानी बंद, 1 2 3 4 5, और ये वाला कौन हो जाएगा, 6। पहले पे क्लोरो है, चौथे पर बेटा एथिल है, मैथिल नहीं है। यहाँ पर कौन है, एथिल है, तो एथिल का मतलब यहाँ जोड़ दिया C2H5। अब कार्बन के बॉन्ड को पूरा करना है, H को जोड़ना है। इस कार्बन से केवल 1 2 बॉन्ड जुड़े, 1 H इसके पास। इस कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए, 2 H इसके पास। इस कार्बन से केवल 2 बॉन्ड है, 2 H इसके पास। इसके 3 बॉन्ड है, 1 H इसके पास। इस कार्बन में 2 बॉन्ड बन रहे, 2 H इसके पास।
इस कार्बन में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2H इसके पास। क्लियर। पांचवी संरचना है बेटा 3 ब्रोमो कॉमा 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। कैसे बनाओगे? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, बिल्कुल लगाएंगे। अब नंबर डाल दो, 1 2 3 और 1 4। कौन सा है? देखो 3 ब्रोमो तीसरे पे Br, 2 मैथिल दूसरे पे मैथिल, दूसरे पे ही क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। कार्बन ने बॉन्ड पूरे करने, इस कार्बन में केवल 1 बॉन्ड है, 2 3 और 1 4। इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन में केवल 1 2 3 और 1 4। मुक्त हुए बॉन्डों पर बेटा जितने भी बॉन्ड मुक्त है इन पे किसको जोड़ देना है? आपको H को जोड़ देना है। क्लियर। आपको किसको जोड़ देना है? H को जोड़ देना है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तीसरे पे लग गया बेटा, यहाँ पर कौन से जुड़वाया हुआ है? हाँ दूसरे पे ही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला दूसरा कार्बन ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस पूर्ण है। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 के ख का अथवा प्रश्न बोल रहा है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं। देखो एन ब्यूटिल यानी 4 कार्बन CH3 CH2 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 और Cl, ये बन गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। और इसको किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे, यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? बीटा विलोपन अभिक्रिया है। करना क्या है कि अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु बाहर निकलेगा K के साथ KCl, और बीटा कार्बन से H, और यहाँ से किसको लेकर बाहर हो जाएगा? OH को। तो फिर होगा क्या? कहानी ये होगी कि अल्फा कार्बन से जब Cl बाहर हो रहा है, बीटा कार्बन से कौन बाहर हो रहा है? H। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड में CH2, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ब्यूट वन इन, या इसको लिख सकते हो आप ब्यूटीन। क्या लिख सकते हो? ब्यूटीन लिख सकते हो। क्लियर। ये पहली अभिक्रिया। बात करेंगे सेकंड की। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल आयोडाइड की अभिक्रिया। मैथिल आयोडाइड है CH3I की अभिक्रिया किससे कराते हैं? मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप बोलोगे कि Mg तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड I के साथ बना लेगा और 1 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? CH3 के साथ। तो ये बन जाएगा मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अभिक्रिया का नाम है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, CH3Br की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाएगी। बुर्ट्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? बुर्ट्स अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या थी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक थी। इस अभिक्रिया का नाम बीटा विलोपन ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम बुर्ट्स अभिक्रिया। होगी कैसे बेटा? Na पे प्लस, Br पे माइनस और CH3 पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। तो Na प्लस Br को लेकर बाहर हो जाएगा, पर ये CH3 प्लस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर क्या होगा? खुद का ही बॉन्ड बनाएगा। कितने CH3? 2 से मल्टीप्लाई Br 2 हो जाएंगे, Na भी 2 कर लो, तो 2NaBr। 2 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। चौथी अभिक्रिया मैथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCl से कराई जाती है। CH3I की अभिक्रिया KCN के साथ। कौन से वाले बेटा? एल्कोहलिक KCN के साथ गर्म कराएंगे। K पे प्लस, CN पे माइनस, I पे माइनस और CH3 पे प्लस। तो आप बोलोगे K प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? I को। फिर CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा? CN के साथ, और ये बनेगा मैथिल साइनाइड। कौन बनेगा? मैथिल साइनाइड। पांचवी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ।
573 केल्विन पर क्या कर देंगे, गर्म। 200 वायुमंडल दाब पर, 200 वायुमंडल दाब पर। तो Na किनको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl, क्योंकि Na पे प्लस है, Cl पे चार्ज कैसा, माइनस, और ये OH जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। किसके ऊपर जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। क्या बन जाएगा, फिनॉल। और इसको क्या बोलते हैं, डाउ प्रक्रम। क्या बोलते हैं, डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल का निर्माण। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा।